फिर उनके साथ में ये समस्या आ जाती है कि सुबह से लेकर शाम तक उनसे अखबार ही पूरा नहीं हो पाता। कई आदमी उनको ये सलाह दे देते हैं कि भाई 2 अखबार कम से कम पढ़ो, योजना मैगजीन पढ़ो, कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ो। तो वो बच्चे लगभग मेरे को ये दिखता है कि मैंने खुद भी जब ये एग्ज़ाम पढ़ने की कोशिश करी थी भाई न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो फिर ओवर द टाइम मैंने चीज़ें देख के खुद मैंने ये रियलाइज़ किया कि न्यूज़पेपर में आप सिर्फ एडिटोरियल पढ़ो, और अगर आप एडिटोरियल पढ़ो, साइंस एंड टेक का कुछ पोर्शन आया है तो बिल्कुल वो स्पेसिफिक पढ़ो। जो जर्नल जो न्यूज़ आती जो पब्लिश होती हैं पेपर में, जो प्रिंट होती हैं, वो अवॉइड करें, क्योंकि एक तो उसमें जो भी है कि उसके अंदर न्यूट्रलिटी नहीं होती। एडिटोरियल में न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, और वो भी पढ़ने का मकसद मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना आंसर राइट करेंगे जीएस के पेपर में, तो सिविल सर्विस जो मानी जाती है एक फैक्ट फाइंडिंग बॉडी मानी जाती है। तो जैसे मैं आपको ये कहूँ कि भाई एक एग्जांपल, जैसे मैं पेपर यूपीएससी का भी दिया था, उसमें एक क्वेश्चन ये आया था कि भाई वर्किंग वुमेन के लिए पैट्रियार्कल समाज में क्या चैलेंजेस हैं। तो मैंने भी उस टाइम पे ये लिख दिया था कि भाई इनको घर जाके खाना बनाना पड़ता है, बाहर जाते हैं तो घर वाले इनकी चिंता करते हैं, इनको खुद भी चिंता रहती है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी हैं। अगर भी वुमेन और मैन दोनों वर्किंग है तब भी घर आके ये लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई लेडीज ही खाना बनाएगी, इसके साथ साथ ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चों का ध्यान भी वही रखेगी, सुबह भी निकलना पड़ रहा है तो उसको सुबह वो नाश्ता बना के, इस तरीके की चीज़ें जो जर्नल सी चीज़ें हम सारे लिखते हैं। तो उस टाइप के आंसर्स में फिर है ना मार्क्स नहीं आते हैं। इसमें अभी मैंने इतने चीज़ों के बाद में मैंने ये देखा कि इस टाइप के आंसर को आपको क्या लिखना है, कि मैं एडिटोरियल आपको पढ़ने के लिए क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ये पिन पॉइंट पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर में से या किसी भी चीज़ में से आप जो चीज़ पढ़ रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि फ़लाने पेपर के फ़लाने टॉपिक में ये चीज़ कवर होती है। तो उसमें से जो मैंने आपको बताया कि सिविल सर्विसेज फैक्ट फाइंडिंग बॉडी, तो किसी भी रिसर्च पेपर का, किसी भी रिसर्च का, किसी भी स्कॉलर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने जो डाटा पब्लिश किया है, वो डेटा, वो पॉइंट ऑफ व्यू, वो आप उस टॉपिक के साथ में लिख के रखो कि भाई ये पॉइंट ऑफ व्यू है या ये एक डाटा है। तो फिर जब आप इसी क्वेश्चन को, जैसे मैं दोबारा कहूँ तो अच्छी तरीके से इसको पेश करने का तरीका ये है कि भाई बजाय ये लिखना के कि भाई मतलब जैसे लेडीज़ के साथ में ये समस्या, आप ये लिखो कि भाई फलानी रिसर्च में ऐसा पाया गया कि इस तरीके की चीज़ें हैं, या ऐसा डाटा उस रिपोर्ट में ये आई कि भाई इतनी प्रतिशत जो फीमेल्स हैं वो काम करती हैं, और उतने में से इतने प्रतिशत फैमिली में जाके वो अपनी हाउस होल्ड उसके अंदर भी काम बटाती हैं। तो अगर इस तरीके से आप लिखोगे तो मेरे ख्याल से ये एक स्कॉलरली वे ऑफ राइटिंग आंसर्स है। इसमें ये लगेगा कि भाई आप किसी अपनी जर्नल परसेप्शन, जो आपकी खुद की थिंकिंग है, वो आपकी सोच को प्रभावित नहीं कर रही, आप दूसरे की सोच को भी महत्व दे रहे हैं, और आप चीज़ों को एक रिसर्च स्कॉलर की तरह देख रहे हैं। तो उससे मेरे को लगता है कि आपको आंसर्स ज़्यादा मिलेंगे। तो इसके अलावा भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट हैं, हालांकि मेरे को उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता है नहीं, मेरे साइंस के सब्जेक्ट थे, मैथ और फिजिक्स थे, तो उनमें भी शायद आप इस तरीके से लिखेंगे तो शायद एक बेटर आंसर आपका बन पाए। और सब्जेक्ट्स फिर रहते हैं जैसे मैथ्स हैं, साइंस है, जो साइंस के जो बच्चे हैं उनसे मैं यही सलाह दूंगा उनको कि भाई साइंस के सब्जेक्ट आप लोगे तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर है। उसके पीछे मेरा रीजनिंग ये रहती है कि सब्जेक्टिविटी होती है आर्ट्स में, साइंस होती है ऑब्जेक्टिव। अगर आप पब्लिक एड पढ़ रहे हैं, आपने 1 साल तक पब्लिक एड की तैयारी करी, आप आंसर राइट करेंगे तो उसमें सब्जेक्टिविटी फिर भी है। जो टीचर आपका पेपर चेक करेगा तो वो ये नहीं कह सकता कि ये परफेक्ट आंसर है। 1 साल आपने और पढ़ लिया, फिर आप लिखोगे, फिर भी अगले वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसको आपका आंसर बीच करता है कि नहीं करता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल पढ़ने के बाद भी आप ऐसा पॉइंट ऑफ उसमें नहीं पहुंच पाएंगे जिससे आप ये कह दें कि भाई जो मैंने आंसर लिखा है उसको चैलेंज करके कह दें कि भाई कोई भी आदमी इसको चेक कर ले, ये बहुत अच्छा आंसर और इससे बढ़िया चीज़ हो ही नहीं सकती और ये सबको पसंद आएगी। आर्ट्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है, सब्जेक्टिविटी बिल्कुल रहेगी। एक जगह पे पता चलेगा आपको, कुछ ऐसे भी हमने कैंडिडेट्स देखे हैं कि HCS में उनके 40 नंबर आ गए 150 में से, और UPSC में वो टॉप करके IPS अफसर बन गए। मेरा खुद का दोस्त है पदम सिंह,
तो ये चीज़ आर्ट्स के साथ में, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट के साथ में ऐसा ही हमेशा रहती है। अब साइंस के बच्चों के पास में ऑप्शंस हैं, वो अपने साइंस के सब्जेक्ट लें। मैथ अगर आप लेंगे 3 साल आप पढ़ेंगे तो आपको पहले साल में, दूसरे साल में और तीसरे साल में विजिबल अंतर दिखेगा आपकी तैयारी में, और सबको ही दिखेगा। और आपने जो आंसर जो लिखा है वो किसी भी टीचर से चेक करवाओगे तो सबके लिए ही वो बढ़िया होगा और वो सबको पसंद आएगा, उसको दिखेगा कि इस आदमी ने मेहनत करी है। तो ओवर द टाइम भाई आपको ये लगेगा कि भाई आप में ज़्यादा आप में रिफाइनमेंट आई है। साइंस के साथ में ये पॉसिबल है, आर्ट्स के साथ में शायद मेरा मानना है कि भाई इसकी पॉसिबिलिटी शायद कम है। बाकी आप लोग ज़्यादा जानते हैं जो पढ़ते हैं इसके बारे में। और जो तैयारी इसकी HCS की तैयारी है, कई ये पूछते हैं कि भाई HCS की तैयारी करने वाला इंस्टीट्यूट कौन सा है। तो कोई इसका अलग से कोई इंस्टीट्यूट जो हैं उनके पास में ना जाएं। तैयारी UPSC के हिसाब से ही आप अगर करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमने ये देखा कि हमारे वाले बैच में भी 2019 में भी जो UPSC के हिसाब से जो तैयारी कर रहे थे वही बच्चे ज़्यादातर आगे चल के सक्सेसफुल होते हैं। और 2019 में भी ये ट्रेंड रहा। तो आप एक ऐसा ना सोचें कि HCS के लिए अलग से तैयारी करनी है, UPSC के हिसाब से ही तैयारी करें, उसी स्टैंडर्ड की तैयारी करें, तभी जाके आपके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इन्हीं बातों के साथ में मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। थैंक यू।